इसका ख्याल करूं। चर्बी चढ़ गई तुझे। चल साइड हट। माफ कीजिएगा, इधर आइए। इंस्पेक्टर माफी मांगते हुए उन्हें सफेद चादर से ढकी एक लाश के पास ले जाता है। आपने तो अस्पताल का कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो अभी एक हफ्ते पहले हम हॉस्टल छोड़कर आए थे। वो कितना खुश भी था वहाँ। अब यूं यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? अर्चना संभालो अपने आप को। इन्होंने बस शिनाख्त के लिए ही हमें बुलाया है। उमेश अर्चना को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटा दी, जिसे देखते ही अर्चना अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे को ये लाश बना देखकर उमेश भी खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों उमेश को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। बता। उमेश के यूं बदतमीजी पर उतर आने के बाद अब तक जो इंस्पेक्टर कबीर शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने उमेश के हाथों को झटकते हुए कहा, होश में रहकर जुबान खोलिए उमेश सक्सेना। मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी इन धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता ना, तो फिर मैं दिखाता कि खड़े खड़े और भी क्या किया जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई है। पहले भी कई मौतें हो चुकी है वहाँ पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाई। ये बंद कर अपना गटर। सक्सेना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश। बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहां से। इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते कबीर को ये चुनौती भी दे गया। वो क्या, कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन कबीर भी अब ये ठान लेता है कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन विक्टोरिया हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन हॉस्टल पहुंचते ही उसे बड़ा अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है, और भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी सक्सेना जैसे लोग। हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। कबीर हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी एक चौकीदार उसे रोकता है। कहाँ चले बाबू? हॉस्टल में एडमिशन लेना है। एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। क्या? दिन में कोई काम नहीं होता? क्यों? अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है। क्या, क्यों, कैसे, ज्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। बड़े अजीब नियम कानून है। कबीर ने अभी अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इतने में चौकीदार वहां से निकल गया। कबीर ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगता है। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहां कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी और हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। कबीर को अब ये विश्वास होने लगा था कि इस हॉस्टल में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। कहाँ जा रहे हो बाबू? अंदर आ जाओ, एडमिशन नहीं लोगे? कबीर को यह आवाज जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही